आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आखिरकार हम कैसे रोकें, सॉल्यूशंस क्या है। प्रॉब्लम्स की तो हर कोई बात कर रहा है और दोस्तों हम सिर्फ यहां बात ऐसा नहीं है कि मतलब इतने सारे लोग मिले हैं, लेकिन भारत में जिस भी धर्म के लोग हों और अगर वो रेडिकलाइज्ड हैं तो कैसे वो रिवर्स किया जा सकता है, हम इस पे बात करेंगे। चाइना का मॉडल नहीं अपनाना चाहिए। चाइना ने तो उठा के सारे उइगुर को जेल में डाल दिया था, लेकिन हम एक बहुत ही फ्रेंडली मॉडल, क्योंकि हम चाइना नहीं है, अपना सकते हैं। एआई टूल्स की नेक्स्ट क्लास दोस्तों आज है और आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, ये जो रेड फोर्ट का एक्सप्लोजन था ना, ये बहुत सवाल खड़े किए। 3-4 में से 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मेन इमाम था जिसने इन सबको रेडिकलाइज किया, इरफान, ठीक है, और उसको भी गिरफ्तार किया है। बाकी अगर डॉक्टर नबी की बात करें, जो आतंकी नबी था, कमरा नंबर 4, बिल्डिंग 17, अल फाला यूनिवर्सिटी, रूम नंबर 13, डॉक्टर मुजम्मिल, अल फाला, ये सब गिरफ्तार है। नबी तो मर गया। तो यहां पे बहुत कुछ मिला है, डायरीज मिली हैं। अल फाला यूनिवर्सिटी भी शक के घेरे में है। और भाई जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि उसमें हर कोई इन्वॉल्व होगा, ठीक है, बट यहाँ पे अगर उनके लैब में ये हो रहा है या कमरे में हो रहा है तो सवाल खड़े होंगे और मेरे ख्याल में जांच होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि ये जो हुआ है, अब जैसे हम डॉक्टर नबी की बात करें तो उसने अपनी बहन को बोला था कि मैं बस आऊंगा, और वो बचपन से इंट्रोवर्ट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट माइंड, नीट का टॉपर। डॉक्टर आदिल 4 लाख रुपए महीना कमाता था। सोचे, कश्मीर में रहता था, कैसेगंज, 4 लाख रुपए महीना कमाता था। वो पूरा पैसा बच रहा था क्योंकि वहीं जीएमसी अनंतनाग में ही रहता था, वो भी टॉपर। ऐसे ही शाहीन शाहिद, लेकिन इन सबको रेडिकलाइज किया यही इमाम ने। और यही रेडिकलाइजेशन पढ़े लिखों को हो रहा है। हमको लगता है ना कि हमारे विचार खुल गए हैं, जरा सी इनको शर्म नहीं है कि इंसानियत खत्म हो रही है। और ये आज जो भारतीय मुसलमान है वही कह रहे हैं कि भाई ये इंसान के ऊपर हमला है। तो इसको धर्म मजहब से, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि ये रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और ये पहले कश्मीर में, वैसे आपको बता दूं कि इनको स्लीपर सेल बोला जा रहा है, बट एक्चुअल में इनका नाम ओजीडब्ल्यूज है, ठीक है, ओजीडब्ल्यूज। वो तो स्लीपर सेल, बॉलीवुड में मूवी आई थी हॉलीडे, है ना, इसकी म्यूजिक जो है वो काफी ज्यादा मीम्स में यूज होती है। तो हॉलीडे मूवी में इसका जो जिक्र है वो पहली बार आया था। अक्षय कुमार की मूवी थी, नीरज पांडे की। वैसे इनको ओवरग्राउंड वर्कर्स बोला जा रहा है और ये कश्मीर से शुरू हुआ। ये 0.5 फ्रंट है जो कि बहुत ही डेंजरस है, और ये 0.5 भारत में है जो कि भारत के खिलाफ काम कर रहा है, और इसको तोड़ना जरूरी है। इसमें कुछ एक्टर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल आपने सही सुना, डॉक्टर्स तो शामिल ही हैं, और ये धीमे धीमे पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, धीमे धीमे भारत को खोखला कर रहे हैं। और क्या है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। बस आपके दिमाग को ही तो इधर से उधर करना है। एक बार दिमाग फिरा, खेल खत्म। अब दिमाग डिबेट है ना, ये आर्ग्यूमेंट है। आप बैठे हैं, अगला बैठा है, अगर आप जीत गए। वैसे बता दूं कि जो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको तो ये लोग नहीं कर सकते कुछ, लेकिन जहां वल्नरेबिलिटी दिखी, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है रेडिकलाइजेशन का। पहले यहां पे जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो ऑब्जर्व करती हैं, पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद, कि कौन से कंटेंट देख रहे हैं, कौन रेडिकलाइज देख रहा है। पूरा सोशल मीडिया पे प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद देखा जाता है कि इस पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, कांटेक्ट किया जाता है। फिर ये देखा जा सकता है कि कितने आइडियोलॉजीज की स्ट्रांग है, ठीक है, ये हमला कर सकता है कि नहीं। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है ये। अब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब दिमाग का खेल है। इस एक्सट्रीमिस्ट इकोसिस्टम को कैसे तोड़ना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओजीडब्ल्यूज कश्मीर में बहुत ज्यादा थे 1990s में, मतलब बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया, और उसके बाद फिर भारत सरकार की जो कोशिशें रही उसमें अब बेयरली 100 ही बचे हैं। इनफैक्ट पहलगांव में भी हमला जो हुआ है ना, वो इन्हीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की 1-2 की वजह से हुआ है। अगर ये बहुत वहां पे, क्योंकि देखिए वो तो पाकिस्तान से आए, उसको थोड़ी ना पता है यहाँ के बारे में, तो अगर खाना पानी नहीं देते तो वो नहीं कर पाता। तो बहुत ही कम बचे हुए हैं, और बहुत सारे ओजीडब्ल्यू जो है ना वो भारत में फैल गए, अलग अलग शहरों में, ठीक है ना। तो ये टेररिज्म जो है एक नए फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि अब पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान का डायरेक्टली लड़ना अब लगभग लगभग इम्पॉसिबल है।
अब इसमें जो इमाम था जिसने रेडिकलाइज किया, ये सारी चीजें, सेफ हाउसेस, फाइनेंसेस, लॉजिस्टिक्स, प्रोपेगेंडा लिंक्स, आइडियोलॉजिकल गाइडेंस, ये सब दिया। जो भी रेडिकलाइज करेगा वो इन सब की, आप पूछेंगे ये कैसे होगा, अरे हम है ना, हम पैसा देंगे, हम तुमको घर देंगे, तो ये सब देखने को मिला। और अर्ली 2000 में ये सब फैल गए क्योंकि उस समय कश्मीर में बहुत ही सख्ती हुई। लेकिन अभी जो अरेस्ट हुआ उसने एक व्हाइट कॉलर नेटवर्क को एक्सपोज किया है कि काफी लंबे समय से ये काम चल रहा है। एंड दे आर एजुकेटेड, सोशली रिस्पेक्टेबल, डिजिटली कनेक्टेड, आइडियोलॉजिकली कमिटेड। सोचिए कि आइडियोलॉजिकली कमिटेड एंड दे आर हाईली रिस्पेक्टेड। डॉक्टर्स है भाई, ये डॉक्टर जो सबसे रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है, जिसमें बहुत मुश्किल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ग्लोबल लेसन्स, आपको पता है आयरलैंड, यूके की बात करें तो उसमें स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है, इंग्लैंड आता है। आयरलैंड एक पूरा आइलैंड है, ठीक है, तो उसमें एक नॉर्दर्न आइलैंड जगह है। आइलैंड बहुत लंबे समय तक इंडिपेंडेंस चला, बहुत खूबसूरत है आयरलैंड, बहुत खूबसूरत है आयरलैंड। अगर आप रोड जर्नी करेंगे ना आयरलैंड में, आप मेस्मराइज हो जाएंगे। ओशंस का पानी, अटलांटिक ओशन का पानी पीछे आता है लेक्स में। एक एक शहर नदियों के बीच में बसा हुआ, ग्रासलैंड, फिर पहाड़, क्लिफ्स, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। मैंने व्लॉग्स में देखा, मैं गया नहीं हूं, लेकिन कमाल। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया में ओशन रोड चलती है, उसी तरीके की आपको रोड्स यहां पे मिलेगी। बट आयरलैंड इतना स्टेबल नहीं था। 1960 से लेकर 1998 तक आयरलैंड में बहुत हिंसा हुई, बमबारी हुई। क्यों? धार्मिक उन्माद, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स ये आपस में भिड़े हुए थे। नॉर्दर्न आयरलैंड वाले कह रहे थे कि हमको यूके जाना है, आयरलैंड वाले बोले थे नहीं जाना है। तो दोनों लोग, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, लड़ रहे थे आपस में। और कैथोलिक्स का जो आर्म्ड विंग था, आयरलैंड रेवोल्यूशनरी IRA करके, और 1998 में एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन होता है। अब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में शामिल हुआ, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में शामिल है, छोटा ही सा ही है, लेकिन उसमें वहां जो टेररिस्ट थे उन्होंने सरेंडर किया, और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने, वाइडर कम्युनिटी एक पार्टिसिपेशन बिगैन हुआ, और सारे टेररिस्ट जो है उन्होंने सरेंडर करके सब कुछ वो शामिल हुए, वो बाद में पॉलिटिशियंस बने। आज दोस्तों हालत ये है कि आयरलैंड बहुत ही पीसफुल है। अब आयरलैंड आप जाएंगे, कहते हैं ना, जब नॉर्दर्न आयरलैंड शुरू होता है तो आयरलैंड में आप यूरो में पेमेंट करेंगे, वहां पे पाउंड में होगी, सब बदल जाता है। ये भारत में भी हो सकता है। और ऐसे दोस्तों आप देखेंगे, अरे यार चलिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ऐसे अगर आप देखेंगे ना तो आपको ऐसे, जैसे सिंगापुर रिलीजियस रिहैबिलिटेशन, ये RRG जो ग्रुप है, क्योंकि मैं यहां पे ही कर देता हूं, और एक काम करता हूं मैं इसको जो है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। जैसे सिंगापुर रिलीजियस रिहैबिलिटेशन, ये RRG, ये जो ग्रुप है, ये भी बहुत ही शानदार। मतलब सिंगापुर में भी भाई 1964 तक ली कुआन यू आए, उन्होंने पूरे सिंगापुर को बदल के रख दिया, लेकिन तब तक हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे और रेडिकलाइजेशन पीक पे था। तो सिंगापुर ने डी रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। जब इस वर्ड को आप हटा देते हैं तो देश की तरक्की होने लगती है, तो देश आगे बढ़ने लगता है। मेरे हिसाब से भाई भारत की एकता के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ स्टेप्स। मैं आपको बोला था ना कि इंडियन आपका सरनेम है हर किसी का, और जब तक आप यूनाइट नहीं रहेंगे, जैसे इजराइल में बहुत बढ़िया रूल है कॉन्स्क्रिप्शन का, वहां पे कॉन्स्क्रिप्शन है, आपको कुछ टाइम मिलिट्री में बिताना है, इससे आप एकता सीखते हो, देश प्रेम सीखते हो, क्योंकि अगर नहीं होगा ये तो देश टूट जाएगा। आज पाकिस्तान में देखिए देश प्रेम कहां है, टूट रहा है देश वो। तो क्रेडिबल रिलीजियस वॉइसेस, स्टेट की नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें जैसे जो मैंने बोला था कि जब अगर आपको, जैसे मैं इस्लाम, अब जैसे अभी क्या हुआ कि भाई वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को अब आना पड़ेगा। वही धर्म गुरु जो है, जो धर्म गुरु, ठीक है, सब नहीं, जो बहुत कुछ धर्म गुरु जो है वो रेडिकलाइज करते हैं, जब वो डी रेडिकलाइजेशन पे आए तो ये एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। ये सिंगापुर ने किया। ये यंग पीपल, माइग्रेंट वर्कर्स, डिटेनीज को, जो मॉडरेट क्लेरिक्स थे, जो भारत में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुस्लिम से जो मॉडरेट हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, उन क्लेरिक्स को, उन धर्म गुरुओं को आगे लाएं और धर्म गुरुओं को स्टेट सपोर्ट करे, और वो जाए, वो देखें कि कौन कौन रेडिकलाइज्ड है। जब ऐसा होगा तब देखिए कितना कमाल होता है। सऊदी अरेबिया, UAE, इंडोनेशिया, वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं कि अगर कोई रेडिकलाइज्ड हो तो उसकी थियोलॉजी को कैसे बदलना है, उसकी आइडियोलॉजी को कैसे बदलना है, मेरे पास भेज दो, मैं ही बदल दूंगा। हर किसी का तोड़ है, उनका अप्रोच जो है
वो उसको रिवर्स किया जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। अगर आपको किसी की आइडियोलॉजी को समझना है, आप देखो वो क्या पढ़ रहा है, वो किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, वही उसके दिमाग में छपता जाएगा। अब वो चीजें आप हटाइए, काउंटर करिए। प्लस का माइनस होता है, आग में पानी डालिए, उसको न्यूट्रलाइज करिए, और ये आसान है। कोई भी वो बात बोले तो आप उसका काउंटर एग्जांपल दीजिए, जन्नत में हूरें मिलेंगी। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हूरें तब मिलेंगी जब आप अच्छा काम करेंगे, ना कि किसी को मारेंगे। कुरान को सही तरीके से बताइए, क्योंकि ये जो रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं ना, ये कुरान को बहुत ही गलत तरीके से बताते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है, इससे रेडिकलाइजेशन हटा। जेनजी डायमेंशन, ये डिजिटल रेडिकलाइजेशन है। देखो भैया, भारत का जेनजी जो है वो अजीब है, ठीक है। भारत का जेनजी बहुत ही मतलब बता रहे ना कि ये जेनजी क्या है। आपका दिमाग अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। आप जो समझते हो उसी को वही लगता है कि सच है जो आपको सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी धीमे धीमे आती है, उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि चाणक्य नीति और भागवत गीता, ये दो किताबें तो स्कूल्स में एक अलग से पीरियड होना चाहिए इस पर। योग कंपलसरी करें, और ऐसी जिसमें एकता हो। कॉन्स्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस और यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट है। तो जो नया लेयर है उसमें यही पता है कि डिजिटल एज रेडिकलाइजेशन ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लोगों में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यूथ हाइपर कनेक्टेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि जेनजीज के पास उतना नॉलेज का सोर्स नहीं, कमी है जो पढ़ते हैं। बाकी जो देखा डिजिटली दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वही छप गया दिमाग में, और वैसे ही हो गए। गाजा, बगदाद, यूक्रेन, कश्मीर, ऑल कोलैप्स इनटू अ रियल टाइम इमोशनल यूनिवर्स। और इनको यूज करना बहुत आसान है, ज्यादातर के पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो पैसे दे के भी आप इनको यूज कर सकते हो। वल्नरेबल है ये। अब एक इन्होंने कुछ देखा तो बस उसके बाद एल्गोरिथम ऐसा काम करता है कि लगातार वही कंटेंट आने लगता है। फिर इसके बाद दिमाग जो है वो उड़ने लगता है, और यही एक्सट्रीमिस्ट रिक्रूटर्स जो है वो देख लेते हैं कि अच्छा इनको पकड़ो, हमारा क्या जा रहा है, मरेंगे तो ये ना। तो कांस्टेंट डिजिटल कंपेनियन, और धीमे धीमे क्वाइट फास्ट एंड ऑफन इनविजिबल, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके घर में इनके परिवार वाले क्या बता रहे हैं, शाहिद के भाई रो रहा है कि हमको पता ही नहीं था ये ऐसी है, हमको नहीं पता था। वो जो आतंकी नबी है उसकी बहन रो रही है कि ये तो कह रहे थे कि 2 दिन बाद घर आएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हो चुके हो। तो इसीलिए सेंसरशिप नहीं, सेंसरशिप से क्या होगा, कोई सेंसरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है, अलग अलग तरीके होते हैं। आपको उनके भाई आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से काटो, उनके दिमाग पर चोट करनी पड़ेगी। काउंटर वॉइसेस, ऐसे यूथ आइकन्स खड़ा करो जो समझा सके, ऐसे एजुकेटर्स खड़े करो जो उनको सही राह दिखा सके, ऐसे मॉडरेट क्लरिक्स, मुस्लिम्स धर्म गुरुओं की ज्यादा सुनते हैं, तो आप इन्हीं को लेके आओ जो बताए कि आपके लिए सही क्या है। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी, डिजिटल क्रिएटर्स, भारत इस पे काम नहीं कर रहा है बल्कि पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है, उल्टी दिशा में। पाकिस्तान ने रेडिकलाइजेशन के लिए वॉर नैरेटिव वॉर पे एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया है। भारत भी बना सकता है डी रेडिकलाइजेशन के लिए डिपार्टमेंट, क्यों नहीं बना सकता? विल होनी चाहिए ना, समझना चाहिए भारत को, इंडिया को, हमारे नेताओं को कि हाँ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी से ही जो है वो नए भारत का निर्माण जो है वो हो सकता है। वरना तो दोस्तों देखिए, मैंने क्या इसमें इस आर्टिकल में भी यही बोलते हैं कि ऑफन जो ये चीजें हैं ना, ये इनविजिबल होती हैं, ये दिखती नहीं है। ये हो रहा होगा आपके घर में, हो सकता है कोई ऐसा पनप रहा हो लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जो इमाम है, 5 भाई इमाम है, उनके भाइयों को पता ही नहीं कि क्या हुआ, और हो सकता है सच भी हो, उसने बताया ही ना हो, क्योंकि पता है कि घर वाले कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अंत जो है वो एक ही होता है, ठीक है। तो भारत का जो नेक्स्ट फेज होगा काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी, वो सिर्फ मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज नहीं करना, बट कि 0.5 फ्रंट को भी सही से, और उसमें खत्म नहीं करना है, उनको समझाना है। ये जितने डॉक्टर्स हैं ये अगर सही तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते तो सोचिए कितना अच्छा होता। 3 चीजें हैं। सबसे पहले OGW पे प्रायोरिटाइज करना हमको अभी इसी वक्त, ये हमारा स्ट्रैटेजिक टारगेट है। नेटवर्क्स को मैप करिए, हॉटस्पॉट को देखिए कि कहां पे ये सबसे ज्यादा हो रहा है। फाइनेंस, पैसा कहां से आ रहा है, मेन पैसे से ही काम होता है, और पाकिस्तान में नार्को टेररिज्म है इस समय बहुत तगड़े तरीके से, वहां का पैसा आ रहा है। और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस। सेकेंड पॉइंट,
कम्युनिटी वॉइसेस, वही लोगों को पकड़िए, उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों को पकड़िए और बताइए कि तुम जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो, और रिहैबिलिटेशन पाथवेज। फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाए तो आप रिहैबिलिटेट करिए। और रिहैबिलिटेशन में भी लोग जाते नहीं है, लेकिन बताइए कि अगर तुम गए तो तुमको सरकार जो है ना कुछ स्कीम्स निकाल दे जो कि उनको, और अगर ये करती है सरकार तो देखिएगा फिर कितना ड्रास्टिक चेंज आता है। ऐसा एग्जांपल है ना, इंडोनेशिया, सऊदी, यूएई, सिंगापुर, आयरलैंड, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। नफरत नहीं फैलानी है, बस इतना याद रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।